तो दोस्तों आज हो गया 18 अप्रैल 2023। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी ने देश में जातीय आधारित जनगणना की पैरवी करते हुए सोमवार को कहा है कि देश में इससे विभिन्न वर्गों को उनकी आबादी के मुताबिक प्रतिनिधित्व एवं हिस्सेदारी देने में सुविधा होगी। मुख्य विपक्षी दल ने केंद्र सरकार से यह भी मांग की है कि आरक्षण की 50% सीमा खत्म की जाए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है। सीबीआई ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को सोमवार को समन भेजा है। इसके जरिए उन्हें मंगलवार को कोलकाता के निजाम पैलेस में पेश होने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक से रिश्वत के बदले स्कूल में नौकरी मामले में जांच एजेंसी पूछताछ करेगी। अभिषेक बनर्जी को यह समन सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछताछ पर रोक लगाने के फैसले के कुछ घंटे बाद मिला है। माना जा रहा है कि इसे लेकर टीएमसी के साथ ही विपक्षी नेता भी केंद्र सरकार पर हमला बोल सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। शराब घोटाले में एक दिन पहले सीबीआई पूछताछ का सामना करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बार पीएम नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक कहानी के जरिए उन पर तीखे वार किए। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा और उनकी डिग्री पर सवाल खड़े किए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेयर के लिए घोषित 10 में से 6 मुस्लिम और 3 दलित उम्मीदवार उतारकर भविष्य की राजनीतिक रणनीति काफी हद तक साफ कर दी है। ये भी साफ कर दिया कि उन्हें दलितों के साथ मुस्लिमों पर भरोसा है। आपको बता दें कि बसपा पिछले विधानसभा और उससे पहले लोकसभा चुनाव में अपने लगातार घटते जनाधार को लेकर काफ़ी परेशान रही है। यही वजह है कि नगर निकाय चुनाव में पार्टी अपनी रणनीति बदलती दिख रही है। पार्टी एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के तर्ज पर दलितों और मुसलमानों को एक साथ लाने में जुटी हुई है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े फैसले का ऐलान किया है। दरअसल मोतिहारी में जहरीले शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे देने का ऐलान किया है। अब तक नीतीश कुमार शराब से होने वाली मौत पर मुआवजा देने के खिलाफ थे, लेकिन अचानक नीतीश कुमार का मूड बदल गया है और अब जहरीली शराब के मृतकों के परिवारों को मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने अमित शाह के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा अगले लोकसभा चुनाव में 35 सीट जीतती है तो टीएमसी सरकार 2025 से आगे टिक नहीं पाएगी। ममता बनर्जी ने 14 अप्रैल को एक रैली के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर अमित शाह के इस्तीफा की भी मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुक्रवार को अमित शाह ने रैली को संबोधित किया, ये ठीक है, लेकिन देश के केंद्रीय गृह मंत्री किसी राज्य की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने की बात कैसे कर सकते हैं? क्या देश का संविधान बदला जा रहा है? आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी है। इससे पहले ही पूर्व सीएम और 6 बार के विधायक रहे जगदीश शेट्टार ने बीजेपी को झटका दिया है। उन्होंने सोमवार को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। टिकट न मिलने से नाराज चल रहे शेट्टार ने कांग्रेस ऑफिस में मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। राजस्थान के मुसलमानों की उच्च शिक्षा की स्थिति पर हैदराबाद के सांसद और इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जताई है। भरतपुर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राजस्थान के मुसलमानों की उच्च शिक्षा में स्थिति बेहद खराब है। दूसरे धर्म की तुलना में मुस्लिम बच्चे भी ज़्यादा कुपोषित है। उन्होंने मुसलमानों के लिए आरक्षण की वकालत भी की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में मुस्लिमों के पास ज़मीन भी कम है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस हिरासत में हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जाने माने वकील विशाल तिवारी ने इस हत्याकांड की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने पूर्व एससी जस्टिस की अध्यक्षता में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन करने की मांग की है। याचिका में यूपी के विशेष डीजीपी की ओर से बताए गए 2017 के बाद से हुए 183 इनकाउंटर्स की भी जाँच की मांग की गई है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से रविवार को करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान सीबीआई दफ्तर में क्या क्या हुआ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में जानकारी दी। केजरीवाल ने कहा है कि मुझसे लगभग 9 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की। मैंने सभी सवालों के जवाब दिए। कथित शराब घोटाले का केस झूठा और घटिया राजनीति पर टिका हुआ है। वे आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ है, ऐसा केजरीवाल ने कहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीनों पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने वालों को तगड़ी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि गंगा के आसपास और गंगा के तटों की भूमि पर अतिक्रमण करने की घटनाएं सामने आई है। हमने तय किया कि उत्तराखंड में हम लैंड जिहाद और मजार जिहाद बिल्कुल नहीं होने देंगे।
हमने ऐसे 1000 स्थानों की पहचान की है जहां पर इस प्रकार का अतिक्रमण किया गया है। हमारी सरकार ने इन जगहों से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने रविवार को कोलार में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को एक ठेकेदार ने 40% कमीशन देने की चिट्ठी लिखी थी, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। कर्नाटक की जनता को प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर से अडानी मामले को जनता के सामने रखा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अडानी जैसे लोगों की मदद की और कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने क्या काम किया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से जहरीली शराब पीने की घटनाओं में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये हादसा नहीं, दलितों गरीबों की हत्या का मामला है और इसकी जिम्मेदारी लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही उन्होंने टिकट न मिलने पर बीजेपी छोड़ दी थी। इस बीच जगदीश शेट्टार को लेकर पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने कहा कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने पार्टी और विधायक के पद से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद खुद को पार्टी से ऊपर चुना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जगदीश शेट्टार आज इस्तीफा देने जा रहे हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष भी रहे हैं। पार्टी पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा और भाजपा इससे उभरने में सक्षम है। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने रविवार को कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश में अराजकता और कानून व्यवस्था की पूरी तरह चरमरा जाने से स्तब्ध हूँ। ये शर्मनाक है और अपराधी अब पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में बेफिक्र होकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड में सऊद्दीन अवैसी ने रविवार को ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि अतीक दूसरे मुस्लिम पूर्व सांसद है जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने ट्वीट में एहसान जाफरी का नाम लिया। साथ ही कहा कि इससे पहले एहसान जाफरी को 2002 में गुजरात में एक भीड़ ने बेरहमी से मार डाला था और आज अब अतीक अहमद की पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बनर्जी कभी बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने कहा कि अगर केंद्र 1.15 लाख करोड़ रुपए जारी करता है जो पश्चिम बंगाल के लिए बकाया है तो वो राजनीतिक क्षेत्र से हट जाएंगे। टीएमसी नेता की ये टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घुसपैठ से लेकर भ्रष्टाचार तक के कई मोर्चों पर पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधने के बाद आई है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान सज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। उधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और असंतुष्ट भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि अगर उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा तो वो बगावत पर उतर आएंगे। उन्होंने तीसरी लिस्ट की घोषणा करने के लिए बीजेपी को शनिवार तक का अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर मिले 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी आवास को खाली कर दिया है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसदी जाने के बाद उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। इसके लिए उन्हें 22 अप्रैल तक की तारीख दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही उसे छोड़ दिया।